आप जानते हैं, एलीट बोर्डिंग स्कूलों की ना एक अपनी ही एक अलग ही दुनिया होती है। यहाँ रुतबा ही सब कुछ होता है। और रैगिंग एक ऐसी परंपरा है जो अक्सर क्रूरता की सारी हदें पार कर जाती है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सिखाया जाता है कि कमज़ोर होना एक बहुत बड़ी गलती है। और कई बार ये जाने बिना किसी के आत्मसम्मान को कुचल दिया जाता है कि शांत दिखने वाले इंसान के अंदर असल में कौन सी ताकत छिपी हो सकती है। ये कहावत असल में हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि जिसे हम कमज़ोर समझकर छेड़ते हैं, हो सकता है उसके अंदर हमसे कहीं ज़्यादा गहरी और खतरनाक शक्ति मौजूद हो। और आज की हमारी कहानी इसी सच्चाई का एक भयानक सबूत है। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के उन दो किरदारों से जिनकी जिंदगियां एक दूसरे से कुछ इस तरह टकराईं कि सब कुछ हमेशा के लिए बदल गया। एक तरफ थी अमृता, जो पुजारियों के एक बड़े ही विद्वान खानदान से आती थीं। वो बहुत अनुशासित थीं, शांत थीं और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। और दूसरी तरफ थी कामिनी, एक अमीर और बिगड़ी हुई लड़की जिसे स्कूल का सिस्टम हमेशा से बचाता आया था। उसे दूसरों को, खासतौर पर मानसिक रूप से तोड़ने में एक अजीब सा मजा आता था। और इस पूरी कहानी के सेंटर में था कमरा नंबर 17। 7 साल पहले हुई एक मौत की वजह से ये कमरा बदनाम हो चुका था। कोई भी वहां रहना नहीं चाहता था, लेकिन अमृता ने जानबूझकर इसे चुना। शायद उसे सिर्फ अकेलापन ही नहीं चाहिए था। हो सकता है उसे उस कमरे में मौजूद दुख और गुस्से की ऊर्जा भी महसूस हो गई थी। तो हुआ ये कि कामिनी को अमृता का ये शांत स्वभाव अपनी सत्ता के लिए एक चैलेंज जैसा लगा। उसका मजाक बहुत जल्द जुल्म में बदल गया और उसने एक ऐसी सीमा लांघ दी जहां से वापसी मुमकिन ही नहीं थी। शुरुआत में, मतलब पहले कुछ हफ्तों तक तो कामिनी सिर्फ ताने मारती रही, जिसे अमृता पूरी तरह नजरअंदाज करती रही। फिर एक दिन उसने कैफेटेरिया में सबके सामने अमृता का खाना जमीन पर फेंक दिया। लेकिन हद तो तब पार हुई जब एक रात कामिनी ने सोते हुए अमृता के लंबे बाल काट दिए। ये सिर्फ बाल काटना नहीं था, ये किसी की पहचान पर, उसके स्वाभिमान पर सीधा हमला था। अमृता ने वार्डन से शिकायत भी की, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, कामिनी के अमीर परिवार के आगे पूरा सिस्टम झुक गया। उसी पल अमृता को यह एहसास हो गया कि इस दुनिया के नियम उसके लिए बने ही नहीं हैं। उसे न्याय पाने के लिए कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा, एक ऐसा रास्ता जो सबूतों और गवाहों की दुनिया से बहुत परे था। इसके बाद कुछ हफ्ते तक सब कुछ बिल्कुल शांत रहा। ऐसा लगा मानो अमृता ने हार मान ली हो। लेकिन ये असल में तूफान से पहले की खामोशी थी। एक ऐसा बदला तैयार हो रहा था जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक दोपहर भरी क्लास के बीचों बीच कामिनी को अचानक खून की उल्टियां होने लगीं। डॉक्टरों को कोई वजह समझ नहीं आई, लेकिन ये तो बस एक भयानक सिलसिले की पहली कड़ी थी। कुछ रातों के बाद कामिनी को ऐसा लगा जैसे कोई अनदेखी ताकत उसका गला घोट रही हो। जब उसकी रूममेट ने लाइट जलाई तो सबने देखा कि कामिनी की गर्दन पर किसी के कसकर पकड़ने के ताजे निशान थे। अब यह हमला सिर्फ जिस्मानी नहीं रह गया था, वो पूरी तरह से मानसिक हो चुका था। कामिनी, जो दूसरों को मानसिक रूप से तोड़ने में माहिर थी, अब खुद उसी बेबसी और डर को महसूस कर रही थी। कामिनी की हालत हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ती जा रही थी। वो रातों को चीखती, सिरदर्द से तड़पती और कभी-कभी तो अपनी ही कलाई काटकर खून चाटने लगती थी। वो उसी शक्तिहीनता को महसूस कर रही थी जो वो दूसरों को महसूस कराती थी। और फिर एक दिन उसने स्कूल की छत से कूदने की कोशिश की। अब तक ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि ये कोई आम बीमारी नहीं है। स्कूल प्रशासन को सच्चाई का पता लगाने के लिए मजबूर होना पड़ा, और जो सच सामने आया वो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक था। और इसी पूरे हंगामे के बीच शानवी नाम की एक लड़की ने एक बहुत ही अजीब बात नोटिस की कि जहां एक तरफ हर कोई डरा हुआ था, वहीं अमृता के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे वो जानती थी कि जो हो रहा है वो तो होना ही था। वार्डन को अमृता पर शक तो हो रहा था, पर उनके पास कोई सबूत नहीं था। फिर एक रात हॉस्टल लौटते वक्त उनकी नज़र छत पर पड़ी, और वहां उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके हाथ से फोन छूट गया और वो डर से जैसे जम ही गईं। छत पर दीक्षा खड़ी थी। जी हां, वही लड़की जो 7 साल पहले कमरा नंबर 17 में मरी थी। वार्डन अब समझ चुकी थी कि यह मामला किसी आम काले जादू का नहीं है, बल्कि किसी गहरी साधना और एक सोई हुई आत्मा के गुस्से का है। तो स्कूल में एक तांत्रिक को बुलाया गया और उसने साफ साफ बताया कि किसी ने एक सोई हुई आत्मा को जानबूझकर जगाया है और उसे एक दिशा दी है।
जब अमृता के कमरे की तलाशी ली गई तो उसके दादाजी ने उन चीजों को तुरंत पहचान लिया। वो काले जादू की नहीं बल्कि ऊर्जा को एक जगह पर केंद्रित करने और एक आत्मा का आवाहन करने वाली प्राचीन पूजा की सामग्री थी। सच तो अब सामने आ चुका था, और इसके बाद इस कहानी का एक ऐसा अंत हुआ जिसने न सिर्फ किरदारों पर बल्कि उस स्कूल के भविष्य पर भी एक गहरा निशान छोड़ दिया। स्कूल में जो डर और गुस्से की नेगेटिव एनर्जी फैल गई थी, उसे साफ करने के लिए अमृता के दादाजी को एक बहुत बड़ा शुद्धिकरण यज्ञ करना पड़ा ताकि दीक्षा की आत्मा को शांति मिल सके और कैंपस में दोबारा सुकून लौट सके। तो आखिर में हुआ क्या? सबसे पहले तो कमरा नंबर 17 हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ये भी साफ हो गया कि अमृता ने अपने परिवार से मिले ज्ञान और गहरी ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करके दीक्षा की दुख भरी आत्मा को जगाया और उसे कामिनी पर केंद्रित कर दिया। और आखिर में स्कूल प्रशासन ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए दोनों को ही निकाल दिया, कामिनी को उसके जुल्म के लिए और अमृता को उस जुल्म का जवाब देने के लिए। अब सवाल ये उठता है कि अमृता ने ये रास्ता चुना ही क्यों? देखिए, वो जानती थी कि ये सिस्टम उसे कभी इंसाफ नहीं देगा। अगर वो लड़ती तो सजा भी उसी को मिलती। इसलिए उसने एक ऐसी ताकत का इस्तेमाल किया जो नियमों और सबूतों की दुनिया से बहुत परे थी, एक ऐसी दुनिया जिस पर कामिनी का कोई जोर नहीं चल सकता था। और ये कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब सिस्टम आपकी हिफाजत करने में नाकाम हो जाए तो क्या इंसाफ के लिए कोई गलत रास्ता अपनाना सही है? और जुल्म करने वाले और जुल्म का बदला लेने वाले में से असली दोषी कौन है? इसका फैसला शायद हर कोई अपने अपने नजरिए से ही करेगा।